हेलो व्यूवर्स। तो आज हम इकोनॉमिक्स के PYQs के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। अंडर परफेक्ट कंपटीशन बायर एंड सेलर इज प्राइस मेकर, बायर्स आर प्राइस टेकर while sellers are price maker, buyers are price taker and while sellers are price maker, each buyer and seller in the market is a price taker। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो होता है, जो भी बायर्स होते हैं और जो सेलर्स होते हैं वो दोनों ही प्राइस टेकर होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में बायर एंड सेलर दोनों प्राइस टेकर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वन। ठीक है, आंसर इज फोर्थ। द सेकेंड क्वेश्चन इज द किंग डिमांड कर्व एक्सप्लेन प्राइस रिजिडिटी, प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, डिमांड रिजिडिटी या डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो किंग डिमांड कर्व होता है इसमें प्राइस रिजिडिटी की बात करते हैं। प्राइस रिजिडिटी किंग डिमांड कर्व में आता है। इसमें आपको बताना है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव फॉर मोस्ट प्रोडक्ट्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू या विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये आपको वहाँ पे प्रॉब्लम पड़ेगी क्वेश्चन अटेंड करने में, तो आपको गलती नहीं करनी है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव फॉर मोस्ट प्रोडक्ट्स। ज़्यादातर प्रोडक्ट्स के लिए जो प्राइस इलास्टिसिटी है डिमांड की वो नेगेटिव रहती है, तो ये बात सही है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ पॉजिटिव फॉर मोस्ट गुड्स। ज़्यादातर गुड्स के लिए प्राइस की जो इलास्टिसिटी होती है सप्लाई की वो पॉजिटिव होती है, ये भी सही है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ पॉजिटिव फॉर नॉर्मल गुड्स, ये भी सही है लगभग। एंड द लास्ट वन इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बीच में पॉजिटिव नहीं होती है। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स। इन्फीरियर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? तो आप पहले ये समझ लीजिए कि जो इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड अक्सर लोग तब करते हैं जब उनकी पेमेंट सैलरी कम होती है। तो जब जब सैलरी कम होती है तो जो सबसे सस्ता चीप आइटम होता है हम वही चीज़ खरीदते हैं, उसी की डिमांड करते हैं। अदरवाइज़ जब हमारी सैलरी बढ़ जाएगी तो हमारी जो परचेजिंग पावर है जब बढ़ेगी तो हम थोड़ी अच्छे नॉर्मल गुड्स की तरफ जाएंगे या सुपीरियर गुड्स की तरफ जाएंगे। फिर हम चीप गुड्स नहीं खरीदेंगे। तो वही इन्फीरियर गुड्स होते हैं कि जब किसी की भी इनकम कम होती है तो वो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ा देता है। तो आपको यही चीज़ बतानी है कि इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स फॉर विच डिमांड इंक्रीजेज एज प्राइस इंक्रीजेज। जब प्राइस बढ़ेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। या फिर विच आर इन शॉर्ट सप्लाई, जिनकी सप्लाई कम होती है। विच हैव ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिनकी डिमांड की इलास्टिसिटी क्रॉस इलास्टिसिटी ज़ीरो होती है। या फिर फॉर विच डिमांड इंक्रीजेज एज इनकम डिक्रीजेज, जब इंसान की इनकम कम हो जाती है, डिक्रीज होती है, तो वो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ा देता है। तो एग्जैक्टली यही आपका सही आंसर हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द इसोक्वांट MRTS यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ऑफ लेबर पर यूनिट ऑफ कैपिटल MRTS लेबर कैपिटल इज गिवन बाय। यानी कि यहाँ पे आपको बेसिकली जो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है इसोक्वांट का, उसका स्लोप आपको बताना है। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस में आएगा। पहले ये तो आपको पता होगा कि इसोक्वांट का जो स्लोप होता है वो माइनस में होता है। तो माइनस में डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल अपॉन लेबर। माइनस में क्या हो जाएगा? सेकंड वाला आपका ऑप्शन सही होगा कि डेरिवेटिव ऑफ के अपॉन डेरिवेटिव ऑफ लेबर, कैपिटल अपॉन लेबर। The next question is मल्टीप्लायर इफेक्ट विल बी एप्लीकेबल ऑन। मल्टीप्लायर इफेक्ट जो होता है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है? कंजम्पशन के ऊपर, या फिर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के ऊपर, नेट एक्सपोर्ट के ऊपर, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होना चाहिए ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो
एप्लीकेबल होता है कंजम्पशन के ऊपर भी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे भी और नेट एक्सपोर्ट पे भी। तो आपका 4th वन सही हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ऑफ कंजम्पशन वाज गिवन बाय। जो आपका परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है वो आपका दिया था किसने? रॉबर्टसन ने दिया था, फ्राइडमैन ने दिया था, फिशर ने दिया था या फिर मार्शल ने दिया था। तो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस कंजम्पशन गिवन बाय फ्राइडमैन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। इंडिया में नेशनल इनकम का एस्टिमेशन किसने दिया था? किसके अंडर आता है? अंडरटेकन बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर नेशनल इनकम कमिटी, प्लानिंग कमीशन या फिर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज अंडरटेकन बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ के अंतर्गत आता है ये नेशनल इनकम का। नाउ एक स्टेटमेंट आपको दी गई है, अ कंट्री इज़ पुअर बिकॉज इट इज़ पुअर। ये किसके वर्ड्स थे? किसने दिया था? तो ये अ कंट्री इज़ पुअर बिकॉज इट इज़ पुअर का मतलब क्या होता है? एक कंट्री पुअर है क्योंकि उसकी एक कंट्री पुअर है क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कम है, क्योंकि उसकी सेविंग कम है एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्री। अगर वो अपने से जो डेवलप्ड कंट्री है उनके तरह सेविंग कर पाए, उनके जैसे प्रोडक्शन कर पाए, उनके जैसे एक्सपेंडिचर कर पाए, तो वो शायद उस चीज़ को मेंटेन कर पाएगी। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया था? कंट्री इज़ पुअर बिकॉज इट इज़ पुअर। ये जो स्टेटमेंट था ये नर्गसे ने दिया था आपका। इसका सही आंसर होना चाहिए नर्गसे, क्योंकि नर्गसे की ये स्टेटमेंट है। नर्गसे ने ये वाली स्टेटमेंट दी थी आपके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3rd। द लास्ट क्वेश्चन इज इफ़ द आरबीआई डिज़ायर टू डिक्रीज द मनी सप्लाई देन इट शुड। अगर आरबीआई हमारे इकोनॉमी में, मार्केट में मनी सप्लाई को कम करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले क्या आंसर ऑप्शन होगा? लोअर द बैंक रेट को कम कर देना चाहिए। परचेज सिक्योरिटीज़ फ्रॉम ओपन मार्केट से वो उसको सिक्योरिटीज़ परचेज कर लेनी चाहिए। इंक्रीज द सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, उसको सीआरआर बढ़ा देना चाहिए। लोअर द रेपो रेट, या रेपो रेट को कम कर देना चाहिए। तो बेसिकली आरबीआई को क्या करना चाहिए मनी सप्लाई को कम करने के लिए? तो उसे इंक्रीज द सीआरआर करना चाहिए, क्योंकि अगर देखो सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो या फिर सेंट्रल रिजर्व रेशियो भी आप उसको सीआरआर एसएलआर से, मतलब एक आपका शॉर्टकट होता है ना सीआरआर। सी मतलब उस जो कमर्शियल बैंक होते हैं जब लोन लेते हैं तो वो हिस्सा अपने पास रख लेते हैं, वो मतलब सेंट्रल बैंक में जमा करते हैं। और एसएलआर का क्या होता है? एस से शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एस, यानी सेल्फ। देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं, एक होता है आपका सीआरआर और एक होता है आपका एसएलआर। तो जो सीआरआर होता है, ये जो सी होता है, सी का मतलब बैंक में, कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? इसको सेंट्रल बैंक में जमा कर देते हैं, सेंट्रल बैंक में। और एसएलआर क्या हो जाता है? यानी कि सेल्फ। ये आपका शॉर्टकट होता है याद रखने का कि जो सीआरआर है इस रेशियो पे जो कमर्शियल बैंक है आरबीआई से जब लोन लेता है, बोरो करता है, तो वो इतना कुछ अमाउंट का परसेंटेज होता है जो कि उसे बैंक में जमा करना पड़ता है। और एसएलआर वो रेट होता है जो वो अपने पास रख लेता है। ठीक है, तो ऐसे ही जब आरबीआई को मार्केट में मनी सप्लाई को कम करना है, तो अगर आरबीआई सीआरआर बढ़ा देता है तो जो कमर्शियल बैंक लोन लेगा तो उसे सेंट्रल बैंक को ज़्यादा परसेंट देना पड़ेगा ना, इंटरेस्ट, सीआरआर ज़्यादा भरना पड़ेगा। और जब वो ज़्यादा भरेगा तो मार्केट में पैसा भी कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीज द सीआरआर। ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।